चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इसी चैप्टर का एक और नाम है वेरिएंस एनालिसिस। इसी चैप्टर का एक और नाम है, वो है वेरिएंस एनालिसिस। देखिएगा, पेपर 8 में भी ये चैप्टर कवर है एंड पेपर 10 में भी ये चैप्टर कवर है। पेपर 8 और पेपर 10 दोनों में आपका ये चैप्टर कवर है। अंतर इतना है, पेपर 8 में कुछ थोड़ी सी बातें डिस्कस की गई हैं और उसके बाद की कुछ एडवांस बातें पेपर नंबर 10 में कवर की गई हैं। वापस से वही बात, जो पेपर 10 में पढ़ा रहा हूं वो एज इट इज पेपर 10 में भी कवर है। फिर 10 में इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें की गई हैं। तो मेरी बात फिर ध्यान से सुन लेना, अभी हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं इस चैप्टर में वो आपका पेपर 8 और पेपर 10 दोनों में कवर है आपका। इस चैप्टर का मार्क्स वेटेज है 8 से 10 नंबर। पेपर 8 में भी 8 से 10 नंबर आएगा एज वेल एज पेपर 10 में भी 8 से 10 नंबर आएगा। तो टोटल मिलाकर 20 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का डिफाइन है। कभी 12 के भी आए हैं, कभी 6 के भी आए हैं। तो एवरेज जो है बेसिकली हमारा वो एवरेज 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर है। 100% हमारे पेपर में आएगा और इसका एवरेज रहता है 8 नंबर अप्रॉक्स, पेपर 8 में भी एज वेल एज पेपर 10 में भी। अच्छा जी, अब बेसिकली ये चैप्टर क्या है, अब आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। आज की क्लास तो आपको कुछ लिखने की है ही नहीं बेसिकली। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें अगर इस चैप्टर की टर्म्स को लेकर, तो चैप्टर के दो नाम हैं। नेम 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड नेम 2 वेरिएंस एनालिसिस। आओ सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की बात। आप जानते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के दो टुकड़े अगर कर दिए जाएं तो मेरे पास एक शब्द तो बना स्टैंडर्ड और एक शब्द बना कॉस्टिंग। इसी तरह से अगर मैं वेरिएंस एनालिसिस की बात करूं तो वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस आ जाना। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस आ जाना। सर जी स्टैंडर्ड क्या होता है? जानते हो स्टैंडर्ड आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेते हो। कई बार बोलते बोलते ही हम ये बात बोल जाते हैं, तेरा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं हाई स्टैंडर्ड का व्यक्ति हूं। समझ रहे हैं बात को? बोलते हो नहीं बोलते हो? हम अपने रोजमर्रा की बातों में भी इस टर्म को बार बार यूज लेते हैं, स्टैंडर्ड। यानी अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं तो स्टैंडर्ड जो है ना वो बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन को, एक टारगेट को,
एक बेंचमार्क सिचुएशन को, एक रोल मॉडल को बताता है। सर ये क्या हुआ मतलब? देखो, इसको बिल्कुल अपन सीधी और सरल भाषा में बात करते हैं। क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की। ये कौन है? ये है आर्ची। आर्ची है क्या क्लास में? होगी नहीं, सुबह सुबह वो नहीं है। चलो, तो ये है आर्ची, नहीं है तो ज्यादा बढ़िया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आर्ची ने कुछ सोचा अबाउट टू दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए। क्या सोचा आर्ची ने कि ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। आर्ची ने क्या सोचा है कि मैं दिसंबर 2022 का जब एग्जाम दूंगी तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कॉस्टिंग में मेरे +75 मार्क्स आए। ऐसा होना चाहिए, या मैं बोलूं कि एफए में मेरे +80 आए। ऐसा होना चाहिए कि मेरे टैक्स में +70 आए। ऐसा होना चाहिए कि लॉ में मेरे +75 नंबर आए। बताओ, क्या आर्ची ने अपने सामने एक रोल मॉडल तैयार कर लिया, या मैं बोलूं कि एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया या नहीं कर लिया कि ऐसा होना चाहिए? मैं बार बार एक शब्द की बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड का मतलब हमेशा होता है शुड बी, होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मीनिंग जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? होना चाहिए। शुड बी। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो आर्ची ने सोचा ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो क्या आर्ची ने आने वाले एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ध्यान से सुनना, आने वाले एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपने सामने कुछ नॉर्म्स या कुछ टारगेट फिक्स कर लिए या नहीं कर लिए? बताओ। समझ आ रही है मेरी बात? आर्ची ने कहा ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए, मैं बार बार इस शब्द पर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं तो अभी आगे कई सारी कॉस्ट आएंगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर एक आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिर एक आती है बजटेड कॉस्ट। ऑल कॉस्ट आर डिफरेंट इन नेचर। बोलचाल की भाषा में एस्टिमेटेड होना, स्टैंडर्ड होना, ये सब एक ही बात नजर आती है। बट प्रैक्टिकली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये सब चीजें अलग होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड का मतलब है एक टारगेट या एक बेंच मार्क को क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना कि ऐसा होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिसाइड करना। आओ और बात करते हैं।
कुछ मत लिखो, आराम से केवल आज की क्लास का आनंद लो। चैप्टर का बेस समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत इजीली आपका हो जाएगा। हालांकि पूरा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है ये आपका। आओ, ये है कौन? राधिका। राधिका क्या सोच रही है कि दिसंबर 2022 एग्जाम में AIR आनी चाहिए। बताओ क्या शुड भी लग गया क्या? हाँ सर। बताओ क्या शुड भी लग गया? तो क्या राधिका ने अपने सामने एक टारगेट रख लिया कि नहीं रख लिया? यस सर। बात समझ आई मेरी? तो मैं केवल एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर भी हमने एक शब्द यूज किया, शुड बी। जैसे ही मैं एक वर्ड शुड बी की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि उसने अपने सामने एक टारगेट डिसाइड कर लिया, एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया कि ऐसा होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड का जो बेसिक मतलब होता है वो केवल यही होता है, यानी द वर्ड स्टैंडर्ड सिंपली मीन्स सम नॉर्म्स, सम स्पेसिफिकेशंस, सम टारगेट, सम रेफरेंस पॉइंट, सम बेंचमार्क। ये सब शब्द क्या बताते हैं? स्टैंडर्ड को बताते हैं। बस स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा होना चाहिए। चलिएगा, अब ऐसा होना चाहिए सोचते सोचते एग्जाम आ गए। अच्छा, AIR पर भी राधिका ने क्या सोचा था कि यार जो AIR आनी चाहिए वो 1 to 10 में आनी चाहिए। मजा तो तभी है, अब देखिएगा, अब दिसंबर के एग्जाम आ गए, यहां पर सोच चल रही थी ऐसा होना चाहिए। अब क्या आ गए? एग्जाम आ गए। अब आप एग्जाम दोगे, बहुत अच्छे से आर्ची ने एग्जाम दिए, बहुत अच्छे से राधिका ने एग्जाम दिए। अब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, यानी अब एक्चुअल घटना घटित हुई। ये तो क्या था? ये तो था स्टैंडर्ड। अब क्या हुआ सर जी? अब हुई एक्चुअल घटना। एक्चुअल घटना, एक्चुअल घटना में रिजल्ट आया। अब जब रिजल्ट आया तो क्या पता लगा, हमारे पास जो आर्ची है, आर्ची ने अपना रिजल्ट ओपन किया, कॉस्टिंग में आए 82 मार्क्स। कॉस्टिंग में आए 82 मार्क्स। एफए में आए 58 मार्क्स। टैक्स में आए 50 मार्क्स। लॉ में आए 80 मार्क्स। यानी जब एक्चुअल की बात पर हम आए तो हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया। बताओ क्या स्टैंडर्ड से एक्चुअल में कोई वेरिएशन दिखाई दे रहा है आपको?
यस सर। यस सर। वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं एनालाइज द वेरिएशंस, वेरिएंस एनालिसिस। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ये क्यों हुआ समझना। पहले स्टैंडर्ड का मतलब था ऐसा होना चाहिए। अब एक्चुअल घटना घटित हुई, जब एक्चुअल घटना घटित हुई तो हमें पता लगा कि यार कुछ वेरिएशन आ गए। 75 आने चाहिए थे, आ गए 40, 82। 80 आने चाहिए थे, आ गए 58 एंड सो ऑन। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या आपको लगता है कि जो होना चाहिए था और जो हो गया, इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस या कुछ वेरिएशंस अराइज हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। इसी कंपैरिजन को ध्यान से सुनना, इसी कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। इसी कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं, द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम द स्टैंडर्ड, द डेविएशन of actual from the standard is known as variation, is known as variation। बताओ, सबसे पहले मुझे आप बताओगे ये वेरिएशन आर्ची के लिए फेवरेबल वेरिएशन आया या एडवर्स वेरिएशन आया? बस आप समझ लो पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ गया। मैं आपको पूरा पूरा चैप्टर आज सिखा दूंगा, फिर तो आपको केवल और केवल ये देखने हैं कि भैया हाँ बस ये आंसर आते जाएंगे। तो इसे बोला गया फेवरेबल वेरिएंस, इसे बोला गया फेवरेबल सिचुएशन। ये क्या हुआ, वेरिएशन तो यहां पर भी आया। तो ये वेरिएशन उसके लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है, एडवर्स है। अनफेवरेबल। लेकिन यहां हम उसे अनफेवरेबल की जगह क्या बोल देते हैं कई बार, एडवर्स। बोल दोनों ही सकते हैं, अनफेवरेबल या एडवर्स आया। यहां भी वेरिएशन आया, एडवर्स। यहां भी वेरिएशन आया, एडवर्स। फेवरेबल। और यहां भी वेरिएशन आया, फेवरेबल। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको बोल रहा हूं ये होना चाहिए था और ये घटित हो गया, ये होना चाहिए था और ये घटित हो गया। तो इस चैप्टर का दूसरा नाम जो पढ़ा वो इसी बात को लेकर पढ़ा कि भैया 75 आने चाहिए थे, आ गए 82। कुछ डेविएशन आ गया जब वो काम एक्चुअली घटित हुआ। जब वो काम एक्चुअल में हुआ तो हमें ये पता लगा कि जो होना चाहिए था उससे कुछ अलग हो गया, और इसी को नाम दिया गया वेरिएंस एनालिसिस। क्या नाम दिया गया, वेरिएंस एनालिसिस। अब जरा सोचो, ये जो वेरिएंस एनालिसिस हुआ, इसके होने का रीजन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसके होने का रीजन ढूंढना पड़ेगा। आओ मैं इस बात को अब और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अच्छा वापस से आप सुनिएगा, आ जाओ। कुछ नहीं लिखना है आपको, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर। ये है सीए में इंटर का एक
प्यारा सा बच्चा, और इसने क्या किया, अपना एक स्टैंडर्ड तय किया। सर क्या स्टैंडर्ड तय किया? बोले मैं दिसंबर 22 में एग्जाम दे रहा हूं, मैं दिसंबर 22 में एग्जाम दे रहा हूं। मैंने कुछ टारगेट लिए, एफए का टारगेट, कॉस्टिंग का टारगेट, टैक्स का टारगेट, लॉ का टारगेट। सर मेरी अकाउंट्स तो बचपन से ही वीक है, मैं तो समझ ही नहीं पाता कब डेबिट कब क्रेडिट। तो एफए में मेरे आने चाहिए कि भैया गंगा जी नहा लूंगा 40। सर कॉस्टिंग बहुत आसान है, तो मेरा टारगेट 70 है, 70 आने चाहिए। टैक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 65 आने चाहिए। लॉ थ्योरी है, थ्योरी बचपन से ही कभी नहीं आई मुझे, तो ये आएंगे। तो सर जी अगर ऐसा ऐसा होना चाहिए तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा? टोटल करेंगे, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? 227. 27। ये मैंने क्या डिसाइड किया? Standards. बोलो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब एग्जाम के दिन आए, ये सीए में इंटर वाला बच्चा एग्जाम देने भी गया, ये पेपर देकर आया, ये पेपर देकर आया, ये पेपर देकर आया, और ये पेपर देकर आया, दे आया। अब जो पेपर वो देकर आया उसकी एक्चुअल घटना उसके सामने आई, यानी आज रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो उसे क्या पता लगा, एफए में आए 47 नंबर, कॉस्टिंग में आए 45 नंबर, टैक्स में आए 40 नंबर, लॉ में आए 42 नंबर। कितने आ गए? 47 प्लस 45 174 40 प्लस 42 174 आए। ये हो गया उसके साथ एक्चुअली, यानी वो क्या हो गया, फेल हो गया, हाँ सर. फेल हो गया। अब फेल हो गया तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके सामने अब एक समस्या क्या आने वाली है, या उसके सामने अब एक सिचुएशन राइज हो गई कि भैया ये जो वेरिएशन आए, ये जो वेरिएशन आए, इन वेरिएशन के रीजन को उसे ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, बताओ, ताकि जब वो जून 23 का एग्जाम दे तो वो अपने टारगेट को अचीव कर ले। अभी उसका टारगेट अचीव नहीं हो पाया, फेल हो गया। यहां उसने सोचा था क्या होना चाहिए, यहां वो फेल हो गया। क्या आपको लगता है कि उसे ऐसे रीजंस ढूंढने पड़ेंगे, उसे ऐसे रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि भाई मेरे मार्क्स में ये जो वेरिएशन आया
इन वेरिएशन के आने के पीछे क्या रीजन था? Yes, sir. ढूंढने पड़ेंगे कि नहीं ढूंढने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि अगर वो इन रीजंस को ढूंढ पाया तभी वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, या मैं बोलूं कि वो अपने फ्यूचर के लिए कोई रेमेडियल प्लान बना सकता है। क्या बिना एनालाइज किए वो आगे की स्ट्रेटेजी बना सकता है क्या? No, sir. नहीं बना सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो यानी ये चैप्टर क्या बताने जा रहा है आपको? हमारा ये चैप्टर बोलता है कि ये जो वेरिएशन आए ना, इस वेरिएशन के आने के रीजन ढूंढने पड़ेंगे आपको, और ये ढूंढना पड़ेगा कौन जिम्मेदार है इस रीजन के आने के लिए। इस रीजन के आने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज द रेस्पॉन्सिबल? क्या समझ रहे हो मेरी बात को? ये वेरिएशन आया, भले ही ये फेवरेबल रहा, भले ही ये एडवर्स रहा, लेकिन ये जो वेरिएशन आए, इन वेरिएशन के आने का रीजन ढूंढना और उसके रेस्पॉन्सिबल कॉजेस को ढूंढना, ताकि मैं अपनी जब फ्यूचर की प्लानिंग करूं तो मैं उन सभी बातों का ध्यान रखूं। बस यही चैप्टर कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। यही चैप्टर क्या पूरा ग्रुप एक साथ देना पड़ता है फिर से? क्या? पूरा ग्रुप एक साथ फिर से देना पड़ता है? हाँ जी, 200 आने जरूरी है। इंडिविजुअल 40, एग्रीगेट में 50, पूरा ग्रुप वापस जाएगा। तो अब मेरी बात को सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो आना चाहिए था और ये जो आ गया, इनके बीच में जो ये वेरिएशन अराइज हुआ, ये जो डिफरेंस अराइज हुआ, इनके रीजन ढूंढना और रीजन ढूंढने के बाद उनके रेमेडियल स्टेप्स, यानी जिसको मैं बोलूं इन्वेस्टिगेशन करना। आपको एक इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि भैया ये क्या हो गया। क्योंकि जब तक आप उसके पॉसिबल कॉजेस को नहीं ढूंढ पाओगे कि ऐसा होने के पीछे कारण क्या था, तब तक आप उसे दूर नहीं कर पाओगे। जब तक आप कारण नहीं ढूंढ पाओगे तब तक उसे दूर नहीं कर पाओगे। आ रही मेरी बात समझ में? अब आपको मैं बताता हूं, कॉस्टिंग का पेपर था, उसने सबसे पहले एनालाइज किया कि क्या हुआ। कितनी तैयारी सोची थी उसने? 70. यानी उसको चैप्टर तो आते होंगे ना, तभी आप सोच रहे हो। कोई बच्चा होना चाहिए सोच रहा है तो अकॉर्डिंग टू द अपने प्रैक्टिस ही सोच रहा होगा, लेकिन आए कितने? 45। वेरिएशन कितना आ गया? वेरिएशन कितना आ गया? 25. अब उसने इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया कि भैया ये वेरिएशन क्यों आया। तो इसने जरा सोचना चालू किया क्या हुआ था। तो इसे याद आया कि यार कॉस्टिंग के पेपर वाले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया था। उसने फोन करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था। इफेक्ट का ये कॉज था, ये उसका इफेक्ट आ गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं रीजन ढूंढ, अरे कहां गए सारे, यही हो ना? यस हाँ सर. मैं क्या बोल रहा हूं, उसने ढूंढना चालू किया, यार ये क्या हो गया, ये 70 से 45 क्यों आ गए, इसका क्या रीजन रहा, ताकि उस रीजन को मैं क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। तो इसने रीजन ढूंढने चालू किए और रीजन को इन्वेस्टिगेट करना चालू किया कि भैया ऐसा क्या घटनाएं घटित हुई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो इसने पता लगा लिया क्या रीजन रहा, क्या रीजन रहा। ब्रेकअप हो गया सर.
हाँ, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, ये रीजन रहा कि मैं नंबर नहीं ला पाया, तो अब ये अपने उस प्रयास को आगे सुधारेगा। यानी अब मेरे इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। जो होना चाहिए था उसको कंपेयर करूंगा जो हुआ, जो होना चाहिए था उसे कंपेयर करूंगा जो हुआ, और इनके बीच में जो डिफरेंस आए, जो वेरिएशन आए, उन वेरिएशंस के सभी पॉसिबल कॉजेस को सोचूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा हर उस बात पर जिसकी वजह से ये वेरिएशन आया, हर उस बात पर सोचूंगा जिसकी वजह से ये वेरिएशन आया, और फिर ये सोचूंगा कि इसे किस तरह से ठीक किया जाए, इसे किस तरह से ठीक किया जाए। यानी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन एंड व्हाट रेमेडियल मेजर्स शुड बी टेकन फॉर सच कॉजेज। क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से ये डेविएशन आया, और अब मैं ऐसे क्या रेमेडियल स्टेप्स ले सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसकी वजह से मेरे सामने ये समस्या दोबारा ना आए। बस यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्ट है। बताइए, क्या इतनी चर्चाएं होने के बाद चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्ट समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। बस इस चैप्टर का छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल होना चाहिए और जो हो गया के बीच का डिफरेंस ढूंढना है कि भैया ये हुआ, और उसके रीजन को ढूंढना सबसे मेन है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। आओ और आगे बढ़ते हैं। सुनना, कुछ मत लिखना। ये क्या है? ये एक कंपनी है, कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये क्या है? ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये है टॉप मैनेजमेंट। ये है टॉप मैनेजमेंट, सीईओ बोल दो, ठीक है। तो अब इस टॉप मैनेजमेंट ने, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, इसने क्या बोला कि इस व्यक्ति को बुलाया, ये है इसका कोई एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय है, और इस टॉप मैनेजमेंट ने इसको बोला कि देखो, अगर तुम एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाओगे तो कॉस्ट 120 रुपए आनी चाहिए। बताओ, टॉप मैनेजमेंट ने इस एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया
1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाओगे तो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 120 की कॉस्ट आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो आनी चाहिए, होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ गई? ठीक सर। मैनेजमेंट ने अपने इस एम्प्लॉय को, इस वर्कर को बोला 1 यूनिट बनाओगे तो कॉस्ट आनी चाहिए 120 रुपए। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाकर इस एम्प्लॉय को दे दिया गया। अब इस एम्प्लॉय ने काम चालू किया और 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स जब बनाया, कॉस्ट आई 150 रुपए। 1 यूनिट जब फिनिश गुड्स बनाई तो कॉस्ट आई, 150। तो ये एक्चुअल हो गया। बताओ। अब टॉप मैनेजमेंट ने ये देखा कि यार ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हो गया। क्या इन दोनों के बीच में आपको कुछ डेविएशन या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ सर। जो होना चाहिए था, मेरे कर्सर को देखना, होना चाहिए था और जो हो गया, इसके बीच में क्या हमें कोई डेविएशन नजर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ, 30 रुपीज बिल्कुल आ रहा है। एडवर्स। तो अब मैनेजमेंट इस एम्प्लॉय को बुलाएगा, मैनेजमेंट इस एम्प्लॉय को बुलाएगा और पूछेगा भैया क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये इससे पूछेगा ये क्या हुआ? 120 रुपए का खर्चा होना चाहिए था लेकिन 150 रुपए लग गए। You are the responsible for 30 rupees. You are responsible for 30 rupees. ये एम्प्लॉई टॉप मैनेजमेंट के पैरों में गिर जाएगा। सर सर सर, मैं नहीं हूं जिम्मेदार, मैं नहीं हूं जिम्मेदार। तो टॉप मैनेजमेंट पूछेगा बताओ भाई क्यों? दिखाई दे रहा है 120 होना चाहिए था और हो गया 150, तो इसका मतलब हमारे लिए तो नुकसान हो गया ना, कंपनी का तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? 1 यूनिट पर 30 रुपए लग गए। सोचो अगर ऐसी 50 यूनिट बना डाली तो क्या होगा? सोचो ऐसी 5 लाख यूनिट बना डाली तो क्या होगा? कंपनी का नुकसान कितना हो गया? तो टॉप मैनेजमेंट हैज टू फाइंड आउट द रीजंस। टॉप मैनेजमेंट हैज टू फाइंड आउट द रीजंस। तो इस एम्प्लॉई ने बोला सर जी मेरी गलती नहीं है, ये पैरों में गिर गया, ये पैरों में गिर गया। तो मैनेजमेंट बोल रहा है बताओ फिर जिम्मेदार कौन, यानी पहचान कौन? पहचानो कि कौन है जिम्मेदार जिसकी वजह से ये 30 रुपए का खर्चा आया। तब बुलाया गया CMA, यानी एक कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाया गया। एक कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाया गया कि आओ और बोलो कौन जिम्मेदार है। इसको यानी एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि भैया टॉप मैनेजमेंट जानना चाहता है कि ये जो
30 रुपए एक्स्ट्रा लगे, इस 30 रुपए के लिए जिम्मेदारी किसकी है, हम किसे रेस्पॉन्सिबल माने इस काम के होने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने समझाया, सर जी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 फैक्टर से मिलकर बनती है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 फैक्टर से मिलकर बनती है। सर जी मान लो एक बार को मैं आपको ये बोलूं, एक फैक्टर तो होता है उस प्रोडक्ट को बनाने में जो क्वांटिटी लगती है। जानते हो कॉस्ट कैसे आती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। हाँ सर। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कहां पहुंच जाते ओके सर। वी आर डिस्कसिंग ओनली कॉस्ट। सेलिंग प्राइस से आती है कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आती है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल कॉस्ट है मान लो, तो मटेरियल के 120 रुपए का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बना होगा, मैंने इतना केजी मटेरियल लगाया और इस प्राइस का लगाया तो 120 रुपए आते, लेकिन मेरे से 150 का खर्चा हो गया, तो क्या आपको लगता है यहां पर या तो क्वांटिटी चेंज होगी या प्राइस चेंज हुई होगी या दोनों फैक्टर चेंज हुए होंगे 150 आने के टाइम पर। हाँ सर। आओ मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैंने ये बोला ये जो 120 डिसाइड हुआ था ये ऐसे हुआ था, 60 केजी एट द रेट ₹2। तो क्या आपको लगता है इस 120 में 2 बातों का इन्वॉल्वमेंट है, क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस। बात समझ में आ रही है। और जब हमने ये देखा तो हमें पता लगा कि भैया क्या हुआ, एक मिनट, हो ये गया, हो ये गया। तो आप समझ रहे हो, इस कॉस्ट अकाउंटेंट ने बोला सर जी मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं देख तो लूं ये 30 रुपए का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे आया। तो बोले ये 30 रुपए का डिफरेंस 2 रीजंस की वजह से हो सकता है, कि मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएशन आ गया हो, पॉसिबल है कि नहीं है, यस सर। और प्राइस में वेरिएशन आ गया हो, क्वांटिटी में वेरिएशन आ गया हो, प्राइस में वेरिएशन आ गया हो सकता है इन दोनों रीजन के एक साथ आने की वजह से आपकी कॉस्ट में चेंज हो गया हो। और क्या ऐसा भी हो सकता है, हाँ सर। हाँ सर, हो सकता है। चेंज आया, क्वांटिटी में तो चेंज आया बट प्राइस में वेरिएशन नहीं था, तो केवल और केवल क्वांटिटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, क्वांटिटी के ज्यादा लगने की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हुई, इंक्रीज। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, यस सर। हो सकता है ना, क्वांटिटी सेम रही लेकिन प्राइस की वजह से ये चेंज आ गया। क्या आप मेरी बात सर एक फैक्टर भी चेंज हो सकता है। बोल रहे हो, एक फैक्टर की वजह से भी आ सकता है चेंज, मतलब एक फैक्टर चेंज हो गया ना तो। समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो मुझे। मैं बोल रहा हूं पॉसिबल रीजंस देखे हमने, 3 ही रीजन हो सकते हैं, दोनों चीजों में चेंज आ गया, एक में चेंज आया दूसरे में कोई चेंज नहीं आया, फिर इसमें चेंज नहीं आया तो इसमें चेंज आ गया।
मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इस कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाया गया और एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप ये ढूंढो कि ये 120 जो होना चाहिए था और एक्चुअल में जो हो गया उनके बीच के पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं, ताकि हम ये जान सकें हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। कौन है इस 30 रुपए का जिम्मेदार? उसी बात को हमने नाम दिया वेरिएंस एनालिसिस या स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी बात को हमने समझा वेरिएंस एनालिसिस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पॉसिबिलिटीज देखेंगे हम। हालांकि देखिए हमारे पास तो सारा डेटा गिवन होता है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे होते हैं यहाँ पर काम। सॉफ्टवेयर बने हुए हैं अब तो, अभी आप तो ये सीख रहे हो कि हमने ये कैसे कैसे किया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंपनियों में जाओगे तो ये काम करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटेंट को, और इनके बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा ये वेरिएंस अराइज हो गया। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को पता लगा 3 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इसके होने के। क्वांटिटी और रेट दोनों का वेरिएशन हो जाए, क्वांटिटी का वेरिएशन हो जाए, रेट में कोई वेरिएशन ना आए, या क्वांटिटी में कोई वेरिएशन ना आए और रेट में आ जाए। तो बोलो क्या अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट और अच्छे से बिल्कुल समझ आया? क्योंकि देखो अगर चैप्टर का ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना तो मैं आपको बोल रहा हूं फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे आपको। अदरवाइज इसका एक और आसान तरीका है, फॉर्मूले रटो और काम पर चलो। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को लगाओगे आंसर आ जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट पर कि जब ये चैप्टर बना तो क्या ऐसी बातें हुई जिसके लिए हमें बनाना पड़ा। तो एक बार मैं वापस से आपको ले जाता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से। मेरे इस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। होना चाहिए और हो गया के बीच में जो वेरिएशन आते हैं, ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो गया। इनके बीच में ये जो वेरिएशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी वेरिएशन के रीजन को ढूंढना और उस रीजन को करेक्ट करना ताकि फ्यूचर में फिर वापस गलती ना हो। जानते हो अगर आप रीजन नहीं ढूंढ पाए और आपने उन रीजन को दूर नहीं किया तो आप कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर इसे 174 के आने का रीजन ही पता नहीं लगा तो ये अगली बार उसको करेक्ट कैसे करेगा? इसे लगता था मुझे टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं नंबर ले आऊंगा यार, इतना इजी सब्जेक्ट है। बोले सैलरी हेड, बोले कुछ नहीं, ग्रेचुइटी निकालो, अलाउंसेस निकालो, आप पीएफ की कैलकुलेशन करो, कुछ डिडक्शन दो और सबको जोड़ दो, ये लो भैया उसकी सैलरी आ गई। हाउस प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लूंगा, तो ये तो बड़ा आसान काम है, मैं तो नंबर ले आऊंगा। लेकिन नंबर आए 40, तो अब उसे देखना पड़ेगा ना कि भैया ऐसे कौन से टॉपिक थे जिसमें उसको लगता तो था कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में वो गया तो वो उन क्वेश्चन को कर नहीं पाया। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट है जो होना चाहिए और जो हो गया, जो होना चाहिए और जो हो गया, उसके बीच में जो रीजंस हैं, एक रीजन है तो एक, दो रीजन है तो दो, क्या रीजन हैं, उन रीजन को इन्वेस्टिगेट करना, उनको ढूंढना और देन उसके बाद उसको करेक्ट करने के प्रयास करना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन को ढूंढना। बस इसी चैप्टर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।